हेलो एंड वेलकम बैक टू द अंडरडॉग्स आचार्य। तो हम अभी तक कर चुके हैं क्लास सिक्स्थ की जो साइंस की एनसीईआरटी है उसका चैप्टर वन। और उस चैप्टर वन से जो भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं या आए हैं वो सब। उसके बाद थर्ड वीडियो में हमने करा अपना चैप्टर टू। और आज हमारी बारी है कि हमारे यूपीएससी प्रीलिम्स में इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वो आज हम करेंगे। उनको मैं आपके लिए लेके आया हूं और इस पीडीएफ में आपको मैंने प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दिए हैं जो आप जब ये पीडीएफ डाउनलोड करेंगे मेरे टेलीग्राम चैनल से तो वहां से आपको ये सब मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि एनसीईआरटी से किस तरह क्वेश्चन आते हैं तो ऊपर जो अभी लिंक आ रहा है उस वीडियो पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे मैंने मैप किया है कि किस तरह यूपीएससी डायरेक्ट स्टेटमेंट्स उठाती है नई और पुरानी एनसीईआरटीज में से और क्वेश्चंस बनाती है जो कि बिल्कुल फ्री के नंबर हैं। तो चलो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, शुरू करते हैं। तो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड हियर इज अ लिटिल समथिंग अबाउट मी। मेरा नाम है राव अनूप सिंह और मैंने 2023 में यूपीएससी का इंटरव्यू दिया था। उसके अलावा मैं 5 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं और 3 बार स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर करके मेंस के लिए अपीयर कर चुका हूं। पहले मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में असिस्टेंट मैनेजर होता था। उससे पहले मैं एयर इंडिया जब गवर्नमेंट कंपनी होती थी तो उसमें भी असिस्टेंट कंट्रोलर की पोस्ट पे काम करता था। उसके अलावा मैं पिछले 9 साल से यूपीएससी कोचिंग इंडस्ट्री में एक्टिव हूँ और मैंने अलग अलग भूमिकाओं में अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में काम किया है। आई ऑल्सो यूज टू बी यूपीएससी मेंटर एट स्टडी IQ IAS। उसके अलावा ये सब एग्जाम्स हैं जो मैंने क्लियर किए हैं, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया था इस चैप्टर से रिलेटेड साल 2023 के प्रीलिम्स में। सबसे पहले जो क्वेश्चन आया है इस चैप्टर से रिलेटेड वो आया है 2023 में। ओके, यहाँ पे आपको टिपिकल यूपीएससी फैशन में 3 ट्रीज के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा है कि इनमें से डेसिडियस ट्रीज कौन से, यानी कि जो गर्मी के मौसम में अपने पत्ते झाड़ देते हैं, ऐसे ट्रीज कौन से हैं। तो इसको मैंने इस चैप्टर में इसलिए डाला है क्योंकि इस चैप्टर में भी आपसे रोडोडेंड्रोन की बात की गई है, एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है। तो हो सकता है आपको रोडोडेंड्रोन दे के और पूछ ले कि बताओ ये कौन से टाइप के फॉरेस्ट में आता है, जो मैं अपने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि वो किस टाइप के फॉरेस्ट में आता है। तो अब इन 3 में से हमें बताना है कि कौन से डेसिडियस हैं। ओके, तो अब हम इनको बारी बारी देखेंगे। तो जैक फ्रूट जो है वो एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन टाइप का एक पेड़ है जो कि हमारे वेस्टर्न घाट्स या नॉर्थ ईस्ट के फॉरेस्ट में मिलता है। अब इन दोनों एरियाज में, वेस्टर्न घाट में और नॉर्थ ईस्ट में, सिमिलैरिटी ये है कि यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है। तो जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है वहां पे पेड़ जो होते हैं वो एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन मिलते हैं, वो अपने पत्ते नहीं झाड़ते। पत्ते कहाँ झाड़ते हैं? जहां पे वाटर स्ट्रेस हो, जहां पे साल के एक टाइम में उनको पानी ना मिले। तो ट्रांसपायरेशन और इवेपोरेशन लॉस को रोकने के लिए पेड़ ऐसे स्ट्रेस पीरियड में अपने पत्तों को गिरा देते हैं। अब दूसरा जो आपका ट्री इन्होंने दिया है वो है महुआ। तो महुआ हमें पता है कि ये इससे ड्रिंक बनता है, आप सबने सुना होगा महुआ से एक ड्रिंक बनता है जिसको कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के जो ट्राइबल्स हैं वो रिलीजियस रीजंस के लिए और वैसे भी यूज करते हैं, पीते हैं। तो अगर आपको इन स्टेट्स का फॉरेस्ट टाइप पता है कि ये ड्राई या वेट डेसिडियस होता है तो आप इसको टिक कर सकते हो। ओके, इनके पत्ते गर्मियों में गिर जाते हैं और इसको लिक्कर और ऑयल के लिए यूज किया जाता है। मैंने बताया ना इसका ड्रिंक बनता है। और नेक्स्ट है आपका टीक। तो टीक तो हम सबको पता है कि टीक कितना यूज होता है। रेल की पटरियों के जो बीच में वो होते हैं उनको बनाने के लिए ब्रिटिशर्स इसको, इसकी वो करते थे, प्लांटेशंस लगाते थे। तो ये भी एक आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्री है। ओके, जो कि अपने पत्ते गर्म गर्म सीजन में गिरा देता है। अब तुम कहोगे क्या क्या एक एक पेड़ का हम नाम याद रखें? एक एक का याद नहीं रखना, बट जो एनसीईआरटीज में ये सारे आपके ट्रीज मेंशन है, खास करके ज्योग्राफी एनसीईआरटीज में। तो जब आप इनको पढ़ोगे और रिपीटेडली पढ़ोगे तो ये आपको खुद याद रह जाएंगे एंड इट विल कम टू यू एज अ मसल मेमोरी। ओके, सो टेंशन नहीं लेनी है, हर पेड़ का रट्टा मारने नहीं बैठना है। आपको फॉरेस्ट टाइप्स पता होने चाहिए कि इंडिया में कौन कौन से फॉरेस्ट टाइप है। डेसिडियस फॉरेस्ट, उसमें 2 टाइप होते हैं, वेट डेसिडियस, ड्राई डेसिडियस। फिर आपके थॉर्न फॉरेस्ट होते हैं, आपके मोन्टेन फॉरेस्ट होते हैं, एवरग्रीन होते हैं, शोला फॉरेस्ट होते हैं। तो इनके मेजर जो ट्रीज हैं वो आपको पता होने चाहिए। तो ये क्वेश्चन आपका अपने आप हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यूपीएससी 2020 के प्रीलिम्स में आया था और इसमें आपसे सीधा सीधा इंडिया का एक जो डेजर्ट नेशनल पार्क है उसके बारे में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन इन्होंने पूछी है। ओके, तो अब कुछ लोग कहते हैं कि अरे घटना चक्र मत करो, उसमें तो फैक्चुअल है। तो यहाँ पे फैक्चुअल सीधा सीधा आपसे यूपीएससी पूछता है। कौन कहता है यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता?
तो डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में अगेन 3 स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से आपको सही और गलत बतानी है। पहली है कि इट इज़ स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स। तो हो सकता है 3 भी हो सकता है 1 हो सकता है 4 हो, हमें नहीं पता अगर हमने नहीं पढ़ा है तो। दूसरा है कि इसमें कोई ह्यूमन हैबिटेशन इसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर नेशनल पार्क के लॉज पढ़े हैं तो वहां पे ह्यूमन हैबिटेशन अलाउड नहीं होती। बट उसमें एक सटल सा एक मेंशन है कि अगर पहले से कहीं पे कोई ट्राइबल्स रह रहे हैं, कोई ह्यूमन हैबिटेशंस हैं, तो उसको वहां पे रहना अलाउ किया जाता है और रिस्ट्रिक्टेड एक्टिविटीज जो होती हैं वो अलाउ की जाती है। और तीसरा है इट इज वन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो इस क्वेश्चन को मैंने इसलिए डाला है क्योंकि आपके इस चैप्टर में ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के जो कंजर्वेशन प्रोग्राम है उसको मेंशन किया गया है इस सेकंड चैप्टर में। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाला है। तो ये तो चलो सेंस बनती है कि हाँ डेजर्ट नेशनल पार्क है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी राजस्थान में ही मिलता है, तो ये तो ठीक होगा। तो एक स्टेटमेंट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो अब बची 3, तो 3 में से कौन सी लगाएं? देयर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, और दूसरा है इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स। तो अब यहाँ पे सीधी बात है, एक तरीका ये है कि क्योंकि ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, तो आपको पहले तो कमेंट्स में बताओ कि इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है। और क्योंकि ये सेकंड है तो आपको इसके बेसिक जो फीचर्स हैं वो आपने कहीं ना कहीं पढ़े होंगे अपनी प्रिपरेशन में, एनवायरनमेंट में, ज्योग्राफी में, कहीं पे भी आपके टीचर ने करवाए होंगे, कोचिंग में किए होंगे। सो वहां से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हो। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो तुक्का नहीं लगाना है, सिंपली ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर दो। गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाती है ऐसे क्वेश्चंस की, और वैसे भी 100 नंबर से भी कम 90 समथिंग पे आपकी कट ऑफ जाती है। 90 समथिंग मतलब कितना, 45 क्वेश्चन सही होने चाहिए आउट ऑफ 100। तो उड़ते तीर नहीं पकड़ने हैं। ओके, इसका आंसर है 1 और 3। तो इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट, जो कि बहुत ज्यादा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। देर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन, तो इसको अगर हम इंट्यूशन से गलत लगा भी दें कि हाँ मतलब सेंस नहीं बन रही कि, बट अगेन वो तुक्का ही होगा, क्योंकि हैं ऐसे नेशनल पार्क्स भी जहां पे ह्यूमन हैबिटेशन अलाउड नहीं है। तो इट कुड बी राइट, इट कुड बी रॉन्ग, तो आपको तुक्के नहीं लगाने हैं। बट अगर आप इस एक को एलिमिनेट कर लेते हो तो आपकी 3 स्टेटमेंट्स एलिमिनेट हो गई हैं और आंसर ये सही आ जाएगा। तो यस, इट इज स्प्रेड ओवर 2 डिस्ट्रिक्ट्स, ओके, जो कि हैं जैसलमेर और बाड़मेर। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। इसके देर इज नो ह्यूमन हैबिटेशन इनसाइड द पार्क, तो यहाँ पे जैसे टाइगर रिजर्व एटसेट्रा में या प्रोटेक्टेड नेशनल पार्क्स में ह्यूमन हैबिटेशन अलाउड नहीं होती। डेजर्ट नेशनल पार्क में विलेजेस हैं, एग्रीकल्चर भी होता है, ग्रेजिंग भी होती है, जानवर भी चराए जाते हैं। तो यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन एग्जिस्ट करती है, तो स्टेटमेंट 2 जो है आपकी रॉन्ग है। और नेक्स्ट है कि ये जो है ये नेचुरल हैबिटेट है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का। तो आप अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड क्योंकि इस साल बार बार न्यूज में है तो आप उसके बारे में पढ़ते हो, तो डेजर्ट नेशनल पार्क अपने आप आपको पता होना चाहिए कि ये उससे रिलेटेड है। ओके, क्योंकि वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड बर्ड है, तो उसको आप अपने सिलेबस में भी अलग से पढ़ते हो, क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज को। तो इसलिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए अगर आपकी प्रिपरेशन सही जा रही है तो। देन नेक्स्ट है जो यूपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, वो है कि ये जो टाइगर रिजर्व्स, ओके, इनके बारे में स्टेटमेंट है, किसका सबसे बड़ा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट है। तो 4 नाम आपको दिए गए हैं, कॉर्बेट, रणथंबोर, नागार्जुना सागर, श्रीसैलम और सुंदरबंस। ओके, इनमें से आपको बताना है। अगेन सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है। ओके, अगर कोई भी आपको बोले कि यूपीएससी फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछता तो ये वीडियो उसके मुंह पे देके मारना। तो अब इसमें पहले तो आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या होता है। तो किसी भी टाइगर रिजर्व को ना 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ओके, तो अंदर वाला होता है क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट और बाहर वाला होता है बफर जोन, और उसके बाहर होती है आपकी ह्यूमन हैबिटेशन। तो ये वो एरिया होता है जहां पे टाइगर रहते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, हंट करते हैं, रेस्ट करते हैं, वो एरिया जिसको डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। तो किसका सबसे बड़ा है, तो आप प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो, आपने एनवायरनमेंट पढ़ा है, तो आपको सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व इंडिया का कौन सा है वो पता होना चाहिए। और अगर आपको वो पता है तो आप इसको आंसर कर सकते हो, नागार्जुना श्रीसैलम। तो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट क्या होता है, ये कोर एरिया होता है किसी भी टाइगर हैबिटेट का। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इसकी क्या डेफिनेशन देती है कि किसी भी नेशनल
ये एक एरिया होता है किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, जो कि लीगली रिक्वायर्ड होता है कि उसको वॉयलेट ना किया जाए, यानी कि वहां पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी ना हो, और इसका पर्पस होता है टाइगर कंजर्वेशन। बट किसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के राइट्स को भी यहाँ पे अफेक्ट नहीं किया जाता, या किसी फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट्स को भी यहाँ पे अफेक्ट नहीं किया जाता, अनलेस टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने से पहले ही उनका वॉलेंट्री रीलोकेशन किया जा चुका हो या उनको कंपनसेशन दिया जा चुका हो। आपको इतना डीप में नहीं जाना, आपको इतना याद रखना है कि ये कोर एरिया होता है किसी भी टाइगर रिजर्व का। अब इसको नोटिफाई कौन करता है? तो इसको प्रपोज करता है किसी भी स्टेट का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, ये एरिया हमने मार्क किया है कि यहाँ पे टाइगर जो हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं, यहाँ हंट करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, आराम करते हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट उनके सर्वाइवल के लिए। तो वो गवर्नमेंट को कहते हैं कि इस एरिया को आप सीटीएच मार्क कर दीजिए। और ये जो प्रपोजल होता है ये रैंडमली नहीं दिया जाता, इसके लिए साइंटिफिक जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है कि देखो जी, यहाँ पे ये हिरन मिलते हैं जिनको टाइगर खाते हैं, यहाँ पे जंगली सुअर मिलता है जिसको टाइगर खाता है, हंट करता है, यहाँ पे पानी के ये सोर्सेज जो टाइगर के लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे मिनिमम डिस्टरबेंस है क्योंकि ये गहरा जंगल है, ये टाइगर हैबिटेट है। तो इसलिए इसको साइंटिफिक जस्टिफिकेशंस दे के स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट प्रपोज करता है। देन एनटीसीए का अप्रूवल मिलने के बाद स्टेट गेजेट में इसको पब्लिश कर दिया जाता है कि इस एरिया को आज से सीटीएच डिक्लेयर कर दिया गया है। अब डिक्लेयर होने के बाद इसमें क्या क्या नहीं हो सकता? कोर टाइगर हैबिटेट शुड बी फ्री फ्रॉम माइनिंग, नहीं हो सकती वहां पे, क्वेरिंग नहीं हो सकती है। माइनिंग और क्वेरिंग में क्या फर्क है पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। वहां पे कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स नहीं लग सकते, डैम्स नहीं लग सकते अगर रिवर जा रही है तो। वहां से कोई मेजर रोड या रेलवे लाइन नहीं निकाल सकते। वहां पे आप कमर्शियल लॉगिंग, यानी कि जो जंगल में ठेका दे देती है ना गवर्नमेंट के, जाओ लकड़ी काट लो इंडस्ट्रियलिस्ट को, वो नहीं कर सकते। या वहां पे आप लार्ज स्केल टूरिज्म नहीं कर सकते। तो ये जो आप कॉर्बेट वगैरह में भी घूमने जाते हो सफारी पे, तो ये एक और टाइगर हैबिटेट है। तो वो आपको जीप में लेके जाते हैं ना, तो ये जो बफर एरिया है ना, वो इसी में से ही घुमा लाते हैं आपको ऐसे जीप में बिठा के, और वहां पे वो खुद ही अपने हाथ से पग मार्क बना के कि ओहो यहाँ से टाइगर गया है जी, अभी अभी गया है, देखो ये। तो ऐसे चलता है इनका। और फिर वो जाते टाइम ना आपको अपने फोन से वीडियो दे देंगे कि अपने दोस्तों को दिखा देना कि देखो ये टाइगर हमको दिखा था, और वही तुम करते हो आके। फिर रीलोकेशन के क्या-क्या यहाँ पे हैं कि जो वहाँ पे अगर आपको कोर टाइगर हैबिटेट डिक्लेयर करना है और वहाँ पे पहले से कोई ट्राइबल्स रह रहे हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स रह रहे हैं, तो उनको रीलोकेट करने के लिए पहले तो ये वॉलंटरी होना चाहिए, उनकी मर्जी से, और 15 लाख पर फैमिली दिए जाएंगे। और उसके अलावा रीलोकेशन एंड रिहैबिलिटेशन पैकेज डिक्लेयर किया जाएगा जिसमें उनको हाउस, लैंड और लाइवलीहुड प्रोवाइड किया जाएगा। फिर होता है आपका बफर जोन। तो ये होता है एक तरह से शॉक अब्जॉर्बर, कि अब टाइगर को तो नहीं पता ना कि ये मेरा सीटीएच है, तो हो सकता है वो बाहर भी आ जाए। तो अब अगर ये बफर जोन नहीं है और यहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन अलाउड है, तो वो तो घरों में आ जाएंगे ना। तो इसलिए बफर जोन बनाए जाते हैं कि टाइगर के घरों के बीच में और ह्यूमंस के घरों के बीच में एक बफर जोन होता है। ओके। बफर जोन में क्या एक्टिविटीज परमिट होती हैं कि आप वहां पे कम्युनिटी फॉरेस्ट्री कर सकते हो, वहां से आप माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कलेक्ट कर सकते हो, शहद ले आए, पत्ते ले आए, इस तरह की चीजें। आप वहां पे एग्रो फॉरेस्ट्री कर सकते हो, सस्टेनेबल टूरिज्म कर सकते हो। इसकी फंडिंग है प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो अब हमें पता है कि लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व जो है वो है नागार्जुन श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है, जिसका एरिया है 3728 स्क्वायर किलोमीटर। तो ऑब्वियसली लार्जेस्ट सीटीएचपी यहीं पे होगा। कॉर्बेट इससे छोटा है, 1288 के अराउंड है। सुंदरबन 1699 या 1700 के अराउंड है। रणथंबोर जो है वो 1334 के अराउंड है। ओके। तो ये था आपका। तो इफ यू नो नागार्जुन श्रीशैलम इज लार्जेस्ट, देन सिंपल क्वेश्चन है अगर आप पढ़ के गए हो तो। ऑब्वियसली सब कुछ ही सिंपल है अगर पढ़ के गए हो, बट ये डायरेक्ट एप्लीकेशन है। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। 2019 में आपसे पूछा गया था कि एशियाटिक लॉयन, ये होता है ना दाढ़ी वाला शेर अपना, सिम्बा का पापा, मुफासा। हाँ, तो एशियाटिक वो अफ्रीकन था वैसे। एशियाटिक लॉयन जो है वो सिर्फ इंडिया में ही नेचुरली पाए जाते हैं। डबल हम्प्ड कैमल, जिसके ऊपर दो हम्प्स होते हैं, वो सिर्फ इंडिया में ही नेचुरली पाया जाता है। और तीसरा है कि वन हॉर्न्ड राइनासोरस, जिस राइनो का एक ही सींग होता है नाक पे, वो सिर्फ इंडिया में ही पाया जाता है। ओनली ओनली ओनली। अब बहुत सारे कोचिंग वाले आपको कहेंगे कि जहां पे भी ओनली आ रहा हो ना उसको क्रॉस कर दो, वो तो गलत है ही है। ओके। तो अब अगर आप इसको
तीनों को ही गलत मानते हो बट आपसे करेक्ट पूछा गया है तो आप तो आंसर ही नहीं कर पाओगे। तो कुछ चीजें आपको पढ़ के भी जाननी है, सब कुछ तुक्के में नहीं हो सकता। ओके, तो यहाँ पे हमें पता है कि डबल हम्प्ड कैमल हम बचपन से देख रहे हैं। इंडियन कैमल्स जो होते हैं सिंगल हम्प वाले होते हैं, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि ये गलत है। ओके, अब इसको एलिमिनेट किया तो ये गया और ये गया, अब बचा 1 एंड 3 ओनली। तो डेफिनेटली ये तो सही है। ओके, एशियाटिक लॉइन जो है वो सिर्फ इंडिया में पाया जाता है, वो भी गुजरात में। अब बचा वन हॉर्न राइनोसोरस इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया। अब अगर तुमको पता है कि ये कहाँ मिलता है, असम में काजीरंगा में, मानस नेशनल पार्क में, तो मानस जो है वो भूटान के साथ टच हो रहा है, तो यहीं पे तुम्हारी ये स्टेटमेंट जो है वो गलत होगी। क्योंकि अगर वो असम में पाए जा रहे हैं तो डेफिनेटली वो घूमते घूमते नेपाल या भूटान में भी जा सकते हैं, बांग्लादेश भी जा सकते हैं। सो थोड़ा सा लॉजिक लगा के अगर करोगे तो ये वाला गलत हो जाएगा कि सिर्फ इंडिया में नहीं मिलते हैं। भूटान, नेपाल ही मान लो, ऑल्दो और कंट्रीज में भी होते हैं बट तुम्हें नहीं पता तो कॉमन सेंस से तुम इसको एलिमिनेट कर सकते हो। ओके, तो आंसर इज वन ओनली। देखते हैं क्या। अब एशियाटिक लॉयन जो है इंडिया में मिलता है, सही बात है। ओके, गिर फॉरेस्ट में मिलता है गुजरात में, बचपन से 5वीं क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। एक टाइम पे ये पूरे वेस्ट एशिया में होता था बट अब सिर्फ इंडिया में ही रह गया है। डबल हम्प कैमल जो है, दो कुबड़ वाला जो आपका ऊंट होता है, वो सिर्फ इंडिया में नहीं मिलता, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ये बैक्ट्रियन कैमल होते हैं। ओके, जो कि इंडिया में सिर्फ लद्दाख में जो नुब्रा वैली है वहां मिलता है। उसके अलावा ये मंगोलिया, चाइना, सेंट्रल एशिया जैसे आपके ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, इन एरियाज में मिलता है। सेंट गोबी डेजर्ट का जो एरिया है ना वहां पे। ओके, इसके बारे में ये भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो इसके बारे में मैंने वीडियो में आपको तसल्ली से पढ़ाया था। अब स्टेटमेंट 3 है कि एक सींग वाला गेंडा वन हॉर्न राइनोसोरस जो है वो भी इंडिया में मिलता है, तो इनकरेक्ट है। क्योंकि ये काजीरंगा, पोबितोरा, बिहार, वेस्ट बंगाल इन सब जगह मिलता है। तो ऑब्वियसली नेपाल, भूटान में भी ये मिलेगा, तो इंडिया ओनली अपने आप गलत हो गया। तो कॉमन सेंस से क्वेश्चंस को आप करो, सब कुछ आपको पता हो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। ओके, आप एग्जाम देने जाओगे तो जब यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर हाथ में आएगा ना, तो अगर बहुत तगड़ी तैयारी है आपकी तो भी 35 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आप श्योरली कर सकते हो कि हाँ ये तो मुझे आते हैं। वो भी तब जब आपकी बहुत तगड़ी तैयारी होगी। अगर आपकी नॉर्मल तैयारी होगी जैसे कि सबकी होती है, तो मुश्किल से 25 से 30 क्वेश्चंस होंगे जिनमें आप श्योर होगे कि ये क्वेश्चन हाँ डेफिनेटली ये सही है। उसके अलावा बाकी क्वेश्चंस में आप कंफ्यूज होगे और वहां पे आपको अपनी कॉमन सेंस लगानी है। रोट लर्निंग से ये पेपर नहीं होगा, चाहे आपसे फैक्ट्स पूछे हों। ओके, तो अब ये क्वेश्चन जो है ये 2 बार आ चुका है। यूपीएससी क्वेश्चंस रिपीट करता है, बहुत क्वेश्चन रिपीट करता है, इसलिए पीवाईक्यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 2018 और 2013 2 बार आया है। और ये मैंने यहाँ डाला है क्योंकि सीधा सीधा ये इसी एनसीईआरटी में भी चैप्टर में मेंशन है। इट्स रिगार्डिंग अडेप्टेशन, जिसको यहाँ पे लिखा गया है लीफ मॉडिफिकेशन। तो डेजर्ट के जो प्लांट्स होते हैं वो पानी के लॉस को कम करने के लिए अपने पत्तों में क्या क्या मॉडिफिकेशन करते हैं। तो उनके जो लीव्स होते हैं वो हार्ड और वैक्सी होते हैं, छोटे होते हैं, और उनके लीव्स के जगह कांटे बन जाते हैं। तो आपने अगर कैक्टस देखा है किसी ने भी, तो आप इसको आराम से आंसर कर सकते हो। इसका आंसर है 1 एंड 3। सिंपल सी बात है, देखो जितना बड़ा पत्ता होगा उतना ज्यादा वाटर लॉस होगा, राइट। तो क्या होगा कि या तो पत्ते छोटे हो जाएंगे या पत्तों की जगह उनके कांटे बन जाएंगे। ओके, फूल और कांटे, अजय देवगन याद कर लो। फिर हार्ड एंड वैक्सी लीव्स, तो डेफिनेटली हार्ड एंड वैक्सी लीव्स होंगे ताकि जानवर उनको जल्दी से खा ना पाए। ओके, और वाटर लॉस, क्योंकि वैक्स लेयर होगी तो वाटर लॉस वहां से प्रिवेंट होगा। तो मेन जो डेजर्ट प्लांट्स का मोटिव होता है वो होता है अपने अंदर से वाटर लॉस को रोकना। आप ध्यान देना, जिन भी एरियाज में बारिश ज्यादा होती है ना वहां उन पेड़ों के पत्ते बड़े बड़े होते हैं, और जहां पे बारिश नहीं होती वहां पे पत्ते छोटे छोटे होते हैं। अब कीकर आप सबने देखी होगी, ओके, बबूल कहते हैं जिसको, उसके पत्ते कितने छोटे होते हैं, राइट। और अब आप वेस्टर्न घाट में या अफ्रीका में एवरग्रीन फॉरेस्ट में जाओ, वहां पे कितने बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़ होते हैं। या आप हिमालय के जो फुट हिल्स हैं जहां पे ज्यादा बारिश होती है वहां जाओ, आप नॉर्थ ईस्ट में जाओ, बड़े बड़े पत्तों वाले पेड़ होते हैं। ओके, बनाना को देख लो। अब इसको हम करते हैं हार्ड एंड वैक्सी लीव्स। यस, प्लांट्स जो होते हैं डेजर्ट प्लांट्स होते हैं जिनको हम जीरोफाइट्स कहते हैं, कैक्टस, ये आपका कीकर हो गया, डेट पाम हो गया, ये एक थिक वैक्सी लेयर डेवलप कर लेते हैं अपने क्यूटिकल्स। क्यूटिकल्स होते हैं, मतलब कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है क्यूटी, बट जो आपका लीफ है, ओके,
कोई भी लीफ है, मेरी ड्राइंग थोड़ी माफ करना, मैं माउस से बना रहा हूँ। इसमें ना छोटे-छोटे होल्स होते हैं जिनसे वाटर लॉस होता है या ये ऑक्सीजन खींचते हैं। तो उन पे थिक वैक्सी लेयर डेवलप कर लेते हैं ताकि ये वाटर लॉस को प्रिवेंट कर सकें। इनके लीव्स छोटे होते हैं। यस, स्मॉलर लीफ एरिया मींस लेस सरफेस एक्सपोज्ड, यानी कि जितना छोटा लीफ होगा उतना कम उस पे हीट पड़ेगी, उतना कम आपकी इवेपोरेशन होगी, उतना कम आपका वाटर लॉस होगा। तो हम डेजर्ट की श्रब्स में देखते हैं, खेजरी में हमने देखा या फिर किकर में हम देखते हैं। और तीसरा, थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। तो कैक्टस होते हैं जितने भी, ओके, उनके लीव्स हैं वो कंप्लीटली थॉर्न्स में या स्पाइन्स में बदल गए होते हैं। तो ये उनको जो घास खाने वाले जानवर होते हैं, हर्बीवोर होते हैं, उनसे बचाता है और ट्रांसपायरेशन लॉस को भी प्रिवेंट करता है। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 2017 का, जो कि सीधा-सीधा करंट अफेयर का क्वेश्चन था, बट अब ये स्टैटिक का क्वेश्चन बन चुका है। एम स्ट्राइप्स के रिगार्डिंग आपसे पूछा था, टर्म दे दी थी कि ये क्या है। अब आपको पता है तो पता है और नहीं पता तो नहीं पता। 4 ऑप्शन है: कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फोना, फोना मीन्स जानवर, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व्स, इंडिजिनस सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम एंड सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज। तो इसमें ये टाइगर से रिलेटेड था। ओके, तो इसका आंसर है बी। अभी आपका स्टैटिक का पार्ट है, आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। हमने ऑलरेडी देखा कि यूपीएससी क्वेश्चंस को रिपीट करता है, तो जो आ चुके हैं वो सब क्वेश्चन आपके टिप्स पे होने चाहिए। तो एम स्ट्राइप्स मींस मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। तो ये एक मोबाइल और जीआईएस बेस्ड ऐप है जिसको कि एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने लॉन्च किया था। और इसका पर्पस है टाइगर रिजर्व्स को मॉनिटर करना, फॉरेस्ट गार्ड्स की जो पेट्रोलिंग होती है उसको ट्रैक करना कि वो ये कह के हाँ मैं पेट्रोलिंग पे जा रहा हूँ, घर जाके सो तो नहीं रहा है। और इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस को रिकॉर्ड करना कि कहीं पे टाइगर मिला, कुछ हुआ तो उसको वहां से फोन से रिकॉर्ड कर लेना कि यहाँ पे ये इस टाइम था। और पोचिंग वगैरह को रोकना। ओके, ये सब इसके पर्पस है। क्या बाकी सब जो स्टेटमेंट्स हैं वो गलत है। अब 2017 का क्वेश्चन है कि एक प्रपोजल आया था कि जो लायंस हैं गुजरात में, गिर में, उनको रीलोकेट करने का। तो उनको रीलोकेट करने की बात कौन से नेशनल पार्क में की गई थी या सेंचुरी में की गई थी? कॉर्बेट में, कूनो पालनपुर में, मुदुमलाई में या सरिस्का में? करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगेन, आपने पढ़ा तो पढ़ा, नहीं पढ़ा तो नहीं पढ़ा, बट अगर आपको तुक्के लगाने हैं, ओके, तो किस तरह कर सकते हो कि कॉर्बेट जो है वो टाइगर का है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लॉयंस कैसे एरिया में रहता है। टाइगर होता है वो जंगल में रहता है, और लॉयन होता है वो खुले एरिया में रहता है, जिसको कि सवाना टाइप का जो एरिया होता है ना, जहाँ पे दूर दूर पेड़ हो, ग्रास लैंड में रहता है। तो लॉयन का जो किंग ऑफ द जंगल का टाइटल है वो बेसिकली उसकी गुड पीआर है। किंग ऑफ द जंगल टाइगर होता है क्योंकि टाइगर एक्चुअली जंगल में रहता है, लॉयन तो जंगल में रहता भी नहीं है। ठीक है, बस ठीक है, इसने दाढ़ी बढ़ा रखी है, सिग्मा चैट बना हुआ है, तो किंग ऑफ द जंगल है। सो कॉर्बेट जो है वो टाइगर हैबिटेट है, तो डेफिनेटली लॉयंस वहां नहीं रह पाएंगे। देन सरिस्का, अगेन टाइगर रीलोकेट हुए थे सरिस्का में, तो ये दो तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। देन कूनो पालनपुर और मुदुमलाई। अब यहाँ पे आपको एजुकेटेड गैस लेना है, और जब भी आपके पास दो, आप दो को श्योरली एलिमिनेट करके दो स्टेटमेंट्स पे आगे अटक जाते हो तो वहां पे रिस्क ले लो। 50% चांस है सही होने का। चार में लोगे तो 25% चांस है, तीन में लोगे तो 33 है, बट 50% तुम ले सकते हो कि हाँ ये कुनो पालनपुर में शिफ्ट करने की बात की गई थी। तो देखते हैं। तो एशियाटिक लायंस जो है वो सिर्फ गिर में मिलते हैं गुजरात में, यस। अब क्या होगा कि सारी पॉपुलेशन इनकी एक ही जगह है, तो कोई महामारी जैसे अभी रिसेंटली आई थी, अगर वो आए और बहुत सारे लायन मर गए थे, तो ऐसी कोई जब एपिडेमिक आती है या नेचुरल डिजास्टर आता है, तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन जो है वो वाइप आउट हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि क्यों ना आधी पॉपुलेशन को कहीं और शिफ्ट कर दें। तो उसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश की कूनो पालनपुर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको अब नेशनल पार्क बना दिया गया है, उसको शिफ्ट करा। बट गुजरात गवर्नमेंट ने कहा कि नहीं, हमारी एक्सक्लूसिविटी खत्म हो जाएगी और ये तो हमारा स्टेट ये एनिमल है, और कह के मना कर दिया। जो कि ये बहुत ही मतलब गलत बात है। आप अपना टूरिज्म बचाने के लिए, अपना स्टेटस बचाने के लिए पूरी लायन पॉपुलेशन को रिस्क पे डाल रहे हो। अब कॉर्बेट क्यों नहीं है? क्योंकि ये टाइगर रिजर्व है, तो टाइगर का हैबिटेट अलग होता है, लायन का अलग होता है। मुदुमलाई जो है तमिलनाडु में, ये एलिफेंट टाइगर लैंडस्केप है, अगेन ओके, लायन से बहुत दूर है। और सरिस्का जो है राजस्थान में, वहां पे भी टाइगर रीइंट्रोड्यूस किए गए थे, लायंस नहीं। ओके, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों डाला है,
क्वेश्चन देखो पहले, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ इंडिया आर मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस, यू आर मोस्ट लाइकली टू कम अक्रॉस द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। तो एक पक्षी होता है ये क्यूटू सा, ये इसको कहते हैं हॉर्नबिल, द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। मस्त है ना? हाँ। तो अब इंडिया के कौन से एरिया में आप जाओगे तो आपको नेचुरली ये पक्षी देखने को मिलेगा? ओके, इसका नेचुरल हैबिटेट है। तो अब इसी तरह आपसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, अगर ये पूछा है तो। और मैं एग्जांपल इसीलिए डाला है क्योंकि तुम कह दोगे यूपीएससी से थोड़े ना फैक्चुअल क्वेश्चन पूछता है। पूछ रखे हैं भाई, सीधे सीधे फैक्चुअल पूछ रखे हैं। सैंड डेजर्ट्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, नहीं, यहाँ पे तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड मिलता है। हायर हिमालयाज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, साल्ट मार्शेज ऑफ वेस्टर्न गुजरात और वेस्टर्न घाट्स। तो ये करंट अफेयर्स में था उस टाइम पे बहुत ज्यादा, तो इसलिए इसका आंसर है वेस्टर्न घाट। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी मिलता है ये, नागालैंड में और इन सब जगह, और ये आपको वेस्टर्न घाट्स में भी मिलता है। तो ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल जो है, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वन ऑफ द लार्जेस्ट हॉर्नबिल्स इन इंडिया। तो इसका नेचुरल हैबिटेट होता है एवरग्रीन एंड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, यानी कि जहां बारिश ज्यादा होती हो। तो मेनली वेस्टर्न घाट्स में मिलता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है, और हिमालय के जो फुट हिल्स हैं वहां पे मिलता है। सैंड डेजर्ट बहुत गर्म होते हैं इसके लिए, हायर हिमालयाज बहुत ठंडे होते हैं इसके लिए, और साल्ट मार्शेस जो अगेन वहां पे तो ट्री कवर ही नहीं होता, तो वहां बेचारा कैसे रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन है आपका यूपीएससी 2015 में जो आया था। ओके, तो अब यहाँ पे मैंने कहा था ना कि इकोसिस्टम की डेफिनेशन रट लो, आपसे सीधी पूछ लेते हैं एग्जाम में। एक बार पूछिए, दोबारा भी पूछ सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम? तो पहला है अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्टिंग विद वन अनदर। देखने में तो सही लग रहा है। ओके, दूसरा है दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहैबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तीसरा है अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव एंड द फ्लोरा एंड फोना ऑफ ए जोग्राफिकल रीजन। तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। पहला जो है वो और तीसरा है, दोनों सिमिलर सी लग रही हैं, बट थोड़ा हल्का सा फर्क है। फ्लोरा एंड फोना ऑफ ए जोग्राफिकल एरिया, बट हमने इकोसिस्टम की डेफिनेशन में देखा कि सिर्फ बायोटिक ही नहीं, अबायोटिक कंपोनेंट्स भी होते हैं उसमें। ओके, और ये जो बी है ये तो बायोस्फीयर है। ओके, तो अब बचा ए और सी। तो सी जो है वो थोड़ी ज्यादा एक्सटेंसिव है। अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। दिस इज योर आंसर। डेफिनेशन रट लो, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल फ्री के नंबर है। तो सी इसका आंसर है। तो ए क्यों गलत है? ए इसलिए गलत है, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर, तो ये सिर्फ एक बायोटिक इंटरेक्शन को ही दर्शा रहा है। ये एनवायरनमेंट को इग्नोर कर देता है, जो कि आपके इकोसिस्टम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे कि सॉइल, वाटर, क्लाइमेट एटसेट्रा। इसलिए ये जो डेफिनेशन है ये इनकम्प्लीट है। बी में है कि दैट पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये बायोस्फीयर होता है, इकोसिस्टम नहीं होता। तीसरा आपकी सही डेफिनेशन है, कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स चेक, टुगेदर चेक, विद द एनवायरनमेंट चेक एंड वेयर दे लिव चेक। ये सारे पार्ट होते हैं, और इसमें आप ऐड कर सकते हो इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। ओके, तो बायोटिक में हो गया प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स। अबायोटिक में हो गया आपका सॉइल, वाटर, एयर, क्लाइमेट एंड उसकी इंटरेक्शंस। और डी है आपका फ्लोरा एंड फोना ऑफ ए जोग्राफिकल एरिया। तो ये बायोडाइवर्सिटी कहलाती है, इकोसिस्टम नहीं। इसलिए ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपको अच्छे से रट्टम रट होनी चाहिए एकदम, के हाँ देखते ही आपको पता लग जाए। और इतना तो करोगे यार, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो डेफिनेशंस कुछ तो पता होनी चाहिए। अब 2014 में क्वेश्चन था, अगर आप हिमालय से ट्रैवल करते हो तो आपको इनमें से मोस्ट लाइकली कौन से जो प्लांट्स हैं वो वहां पे नेचुरली उगते हुए दिखेंगे हिमालयाज में? ओक, रोडोडेंड्रॉन और सैंडलवुड। तो रोडोडेंड्रॉन क्योंकि इस चैप्टर में स्पेसिफिकली मेंशन कर रखा है, और उसके दो हैबिटेट्स मेंशन कर रखे हैं, नीलगिरीज और सिक्किम। तो ये क्वेश्चन इसलिए मैंने यहाँ डाला है। अगर ये चैप्टर पढ़ो, मान लो ये दोबारा आ जाए और आपने पीवाई क्यों नहीं करे हो, बट ये चैप्टर पढ़ाओ, तो यू कैन डू दिस। अब ये थोड़ा सा ना आपको कहोगे कि हर पेड़ को याद रखे, नहीं, ये फैक्चुअल है, बट ये आपको कॉमन सेंस से करना है। क्यों? अगर आपको इसका नहीं पता कि क्या है, ये भी आपने पहली बार देखा है कि क्या है, आपको सैंडलवुड तो पता है, ठीक है, सैंडलवुड कैसे पता है? कि पुष्पा किस चीज की स्मगलिंग करता था? चंदन की। अब तुम कहोगे कि 2014 में कहाँ पुष्पा आई थी मूवी को, तब कैसे करते? तो वीरप्पन का नाम तो सुना होगा। वीरप्पन किस चीज की तस्करी करता था? चंदन की। अच्छा,
वो भी नहीं पता तो मैसूर सैंडल शॉप तो पता होगा, मैसूर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ओके, तो आप सैंडलवुड को एलिमिनेट कर सकते हो। अगर आप सैंडलवुड को एलिमिनेट कर दोगे कि ये साउथ इंडिया में पाया जाता है, हिमालयाज में नहीं, तो आप 1, 2 और 3 स्टेटमेंट्स को सीधा-सीधा एलिमिनेट कर सकते हो। तो आपका आंसर अपने आप 1 एंड 2 हो जाएगा। ओके? तो करेक्ट आंसर इज 1 एंड 2। एक्सप्लेनेशन, ओक जो है वो हिमालयन रीजन में नेचुरली मिलता है क्योंकि ये एक टेम्परेट ट्री है। ओके, रोडोडेंड्रोन हमने पढ़ा हिमालयाज और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल इन एरियाज में मिलता है। सैंडलवुड जो है वो हिमालयाज में नहीं होता, साउथ इंडिया में होता है, खास करके कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु। ओके, सो ओक एंड रोडोडेंड्रोन आर करेक्ट। अब हम अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, देखो तुम, मतलब पता नहीं क्यों ये धारणा है कि फैक्चुअल आते ही नहीं है, तो 2013 का है। एक तरफ नेशनल पार्क दिया है और एक तरफ रिवर दिया। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क, गंगा, काजीरंगा नेशनल पार्क मानस और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कावेरी। अब अगर देखो आपको बिल्कुल नहीं पता कि कौन सा, मैप पे लोकेशन ही नहीं पता कि कौन सा कहाँ है, तो आपकी प्रिपरेशन अधूरी है। बट अगर आप कंफ्यूज होते हो कि यार काजीरंगा से मानस निकलती है या ब्रह्मपुत्रा निकलती है, देन आप सही ट्रैक पे हो। ओके, कॉर्बेट नेशनल पार्क बहुत कॉमन नेशनल पार्क है, बेसिक फीचर पता होने चाहिए, कौन से स्टेट में है, कौन सा एनिमल है, कौन सी रिवर यहाँ से निकलती है, ये तो मेन मेन नेशनल पार्क्स का पता होना चाहिए। ओके, तो अब काजीरंगा और साइलेंट वैली जो इस चैप्टर में था, हमने पढ़ा साइलेंट वैली। ओके, तो इसकी लोकेशन अगर आपको पता हो तो ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं केरला में, और साइलेंट वैली इस साइड है। बट जो रिवर कावेरी है तो किस तरह है, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी ऐसे जाते हैं। तो कावेरी वेस्टर्न घाट से, ये जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, बट साइलेंट वैली जो है वो वेस्टर्न घाट्स के वेस्ट में है, तो हम इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो हमने 3 को एलिमिनेट कर दिया। अब बचे 1 एंड 2 या नन। तो ऑब्वियसली अब जो ये है ये रामगंगा रिवर पे है और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, इसीलिए आपको मैपिंग से पढ़ना है जो भी पढ़ना है। तो हम थोड़ा सा इसके मैप्स देखते हैं पहले। ओके, हाँ, तो ये है आपका, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है असम में, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया नहीं है पूरा, ये सिर्फ असम का मैप है। तो इसके साउथ में यहाँ पे काजीरंगा जो है वो आपका लोकेटेड है। ओके, तो ये आपको मैप पे इतना तो पता होना चाहिए। अब ये जो बॉर्डर है ये है भूटान और अरुणाचल प्रदेश का, इधर भूटान और इधर अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर। अब जो मानस रिवर आती है ना, वो ये मानस नेशनल पार्क आपको दिख रहा होगा, तो मानस रिवर यहाँ से आके मिलती है। ओके, भूटान से और ऊपर हिमालय से आके ऐसे दो पार्ट से, और मानस यूं आके मिलती है। और यहाँ पे काजीरंगा लोकेटेड है, और मानस के पास लोकेटेड आपका मानस नेशनल पार्क। ओके, तो ये है, इस मैप में भी देख लो, ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है। सभी रिवर्स की आपको ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज ये भी पढ़नी है। यहाँ पे आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, और ये आपकी मानस रिवर है जो कि ऊपर से आ रही है ऐसे। ओके, और यहाँ पे हम देखें तो ये आपका साइलेंट, ये आपके वेस्टर्न घाट्स हैं। ओके, यहाँ पे, और यहाँ पे साइलेंट वैली है, और कावेरी जो है वो इधर कहीं जा रही है। तो ये थोड़ा सा कॉमन सेंस है, बट अगेन अगर नहीं आता तो उड़ते तीर नहीं पकड़ने हैं, छोड़ दो क्वेश्चन को। कॉर्बेट नेशनल पार्क, रामगंगा रिवर है, रट्टा मार लो। काजीरंगा से ब्रह्मपुत्र निकलती है, मानस जो है वो मानस नेशनल पार्क से निकलती है, और साइलेंट वैली नेशनल पार्क से कुंती पूजा रिवर निकलती है, कावेरी नहीं। अब अगेन एक और क्वेश्चन देखो, दोबारा आ गया लीफ मॉडिफिकेशन वाला जो हमने ऊपर भी कर लिया था। देन ये सीधा एनसीईआरटी से क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा। Which of the following terms describes not only physical space occupied by an organism but also its functional role in the community? ओके, तो इनमें से कौन सा होगा जो सिर्फ उसका फिजिकल स्पेस नहीं बट उसका फंक्शन रोल भी बताता है? तो इकोलॉजिकल नीश, इसलिए एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 6 की एनसीईआरटी में ही ये आपको दिया हुआ है। इसका क्या है, हैबिटेट होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की फिजिकल प्लेस, यानी कि उसका एड्रेस, कहाँ पे वो ऑर्गेनिज्म रहता है। कोई पहाड़ों में रहता है, कोई जंगल में रहता है, कोई दलदल में रहता है, कोई पानी में रहता है। ओके, होम रेंज होती है कि वो एरिया जिसमें एक एनिमल नॉर्मली मूव करता है फूड, मेट्स और शेल्टर के चक्कर में। ठीक है, तो ये हैबिटेट हो गया, होम रेंज हो गया। और तीसरा आपका इकोटोन, इकोटोन होता है ट्रांजिशन जोन, कोई भी दो इकोसिस्टम है, मान लो ये आपका है सी,
और ये है आपकी लैंड। तो ये जो बीच में ये जो एरिया है ना कोस्ट, जहाँ पे कभी गीला होता है कभी सूखा होता है, तो ये इकोटोन हो गया। कई बार यहाँ पे क्या होता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट्स होते हैं, तो मैंग्रोव फॉरेस्ट्स भी जो हैं वो इकोटोन हो गए। वेटलैंड्स जो होते हैं वो भी इकोटोन्स होते हैं बिटवीन टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, क्योंकि वेटलैंड्स परमानेंटली पानी के अंडर नहीं रहते, वो कभी रहते हैं कभी नहीं रहते, इस तरह से होता है। ओके, तो ट्रांजिशन जोन जो होता है किन्हीं भी दो इकोसिस्टम के बीच में, वो इकोटोन होता है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है क्योंकि इन दोनों से ज्यादा बायोडायवर्सिटी आपको इकोटोन में मिलती है। और इकोलॉजिकल नीश तो हमने देख ही लिया कि फिजिकल स्पेस प्लस फंक्शनल रोल किसी भी ऑर्गेनिज्म का, यानी कि उसका एड्रेस और उसकी प्रोफेशन, इसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल नीश। यानी कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म रिसोर्सेज को यूज करता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करता है, और इकोसिस्टम में किस तरह कंट्रीब्यूट करता है। फॉर एग्जाम्पल, लॉयन जो है वो हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है। ओके, हिरन जो है वो प्लांट्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखते हैं, गोबर से खाद पैदा करते हैं, ऑल दीज थिंग्स। बैक्टीरिया या फिर जो आपके डेट्रीवोर्स हैं, डेड मटेरियल को वापस से डिकम्पोज करके और सॉइल में मिला देते हैं, तो ये इनकी नीश है। अब है क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन। 2013 में आपका यूपीएससी का पैटर्न चेंज हुआ था, तो 2012 में क्वेश्चन थोड़े अलग तरीके के होते थे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज? ओके, इनमें से खतरे में कौन सी है? अब तुमको अगर नहीं भी पता एग्जैक्टली exactly, तो भी तुम इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कैसे? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड तुम्हें नहीं पता क्रिटिकली एंडेंजर्ड है नहीं है क्या है, मस्क डियर भी तुम्हें नहीं पता, रेड पांडा भी नहीं पता, और एशियाटिक वाइल्ड एस भी नहीं पता। अब तुम बी पे आए, कश्मीरी स्टैग नहीं पता, चीतल नहीं पता, ब्लू बुल तो पता है, नीलगाय इतने घूमते रहते हैं, तो डेफिनेटली ये एंडेंजर्ड नहीं है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत होगी। देन स्नो लेपर्ड नहीं पता, स्वाम्प डियर नहीं पता, रिसस मंकी तो पता है, अपने नॉर्मल बंदर जो खाकी रंग के आते हैं जो मंदिर में मिलते हैं, तो डेफिनेटली ये भी आपके एंडेंजर्ड नहीं है। अब आप नेक्स्ट पे आए, लॉयन टेल्ड मकाक नहीं पता, ब्लू बुल तो पता है, अगेन जो आपकी नीलगाय होती है, तो ये भी आपका गलत हो गया। तो हनुमान लघुरन चीतल, तो आपका जो है ए जो है वो सही ऑप्शन है। ओके, और यही तरीका है इसको करने का, कुछ आपको पता होंगे कुछ नहीं, कॉमन सेंस से ही ये क्वेश्चन होगा, रट्टे से यूपीएससी नहीं होगा। बट रट्टा भी कई चीजों का जरूरी है, कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन तो आपके पास होनी चाहिए। तो ये थे आपके जो क्वेश्चन इस चैप्टर से प्रीलिम्स में आ चुके हैं। इसी में मैंने आपको साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं, जो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके करेंगे, और ये आ सकते हैं, जैसे कि चीता इंट्रोडक्शन पे अभी तक नहीं आया है, रोडोडेंड्रोन्स पे और क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, ये सब। सो इसकी पीडीएफ आपको मिलेगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका क्यूआर कोड ये है, इसको आप स्कैन कर सकते हैं, ये नाम लिख के सर्च कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसको क्लिक कर सकते हैं। तो यू वॉचिंग द अंडरडॉग्स आचार्य, मेरा नाम है राव अनूप सिंह, एंड लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी आपका लाइक ही मेरी कमाई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।